देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के आगे सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी दिनांक बताएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अकाउंट से एक बड़ी बात बताई गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे दुनिया में पहली बार ईरान ने वो कर दिया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया और अमेरिका की सल्तनत की समाप्ति के दिन पूरे होने जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे अली खामनेई के अकाउंट से क्या कुछ कहा गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर ईरान से जंग के मामले को लेकर पैर पीछे खींच रहा है अमेरिका। तो इसके बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है। दोस्तों बताएंगे नेतन्याहू के लेटेस्ट वीडियो में अभी के वीडियो में कौन सी नई बात कही गई है और कैसे अमेरिका को ईसा मसीह के नाम पर भड़काया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे साफ तौर पर हार मुंह पर दिखाई देने लगा है नेतन्याहू के डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहे जंग में 20वें दिन आखिर क्या क्या हुआ दोस्तों डिटेल में जानकारी सिलसिलेवार तरीके से फटाफट आप तक पहुंचाएंगे। और सऊदी अरब ने भी एक वीडियो जारी किया है। दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या बोल रहा है सऊदी अरब बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। दोस्तों क्या सऊदी भी पूरे मामले पर कूदने वाला है मैदान में, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नेतन्याहू को आखिरकार अमेरिका अकेले छोड़कर भागने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर युद्ध की आग अब और ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अली खामनेई जी के अकाउंट से जुड़ी हुई। दोस्तों अली खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बात बताई है। उन्होंने बताया है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार कहे जाने वाले F-35 को मार कर गिराया गया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जी की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है। दोस्तों इस वीडियो को उनके अकाउंट पर शेयर करते हुए दिखाया गया है कि कैसे F-35 को मार कर गिराया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले ईरान के रडार में अमेरिका का सबसे एडवांस हथियार F-35 आता है और इस रडार में जैसे ही F-35 दिखाई देता है वैसे ही ईरान के जमीन से एक मिसाइल लॉन्च किया जाता है। दोस्तों ये मिसाइल सीधे जाकर F-35 को इस तरीके से हिट करता है, यानी इस तरीके से इस पर हमला करता है कि ये पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आने लगा है। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला दुनिया भर के अंदर फैला दोस्तों ईरान की ये सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा गया, क्योंकि ईरान पहला ऐसा देश है जिसने अमेरिका के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माने जाने वाले F-35 को मारकर गिराया है। दोस्तों जब ये सवाल अमेरिका के लोगों से पूछा गया तो अमेरिका के यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस बात को कंफर्म किया है कि अमेरिका के F-35 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू जहाज में मिसाइल मारा गया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर अमेरिका कह रहा है कि उसका पायलट पूरी तरीके से महफूज है, उसे कुछ हुआ नहीं है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमेरिका ने इस बात को माना है कि उसके F-35 पर सीधा हमला हुआ है और F-35 पर पहली बार हमला माना गया है, क्योंकि ये F-35 उस तरीके का एडवांस लड़ाकू जहाज था दोस्तों जो रडार में तो दिखाई देता ही नहीं है। इतना पतला बनाया गया है कि रडार से जो तरंगे भेजी जाती है वो लकर वापस नहीं आती, यानी पता नहीं चलता कि कुछ आगे है भी या नहीं है। जो तरंगे भेजी जाती है वापस निकल जाती है दोस्तों, जिसे ये कभी नहीं पता चल पाता कि आखिर F-35 है भी या नहीं है। तो ऐसे में F-35 का इस्तेमाल किया जा रहा था ईरान के ऊपर बमबारी करने के लिए, लेकिन ईरान ने अब तक का सबसे तगड़ा झटका अमेरिका को दिया है दोस्तों। और ये पूरे दुनिया में खौफ फैलाने वाला मामला है कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। और F-35 जैसे एडवांस हाईली एडवांस 5th जनरेशन के लड़ाकू जहाज को मारकर गिराया गया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक दिन पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहा था कि जमीन से हवा में हमला करने वाले जितने भी हथियार थे ईरान के वो खत्म हो गए हैं, और ये दावा केवल 24 घंटे के अंदर ही झूठा साबित हुआ है जब अमेरिका का सबसे एडवांस हथियार ही मार गिराया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि दुनिया के सामने आकर ट्रंप एक बार फिर से झूठ बोल रहा था, लेकिन अली खामनेई जी के अकाउंट से जब बातें सबके सामने आती है तो वो केवल शब्द नहीं होते बल्कि सच्चाई होती है और पूरी दुनिया को बता रही है कि ईरान कभी झुकने वाला देश नहीं है दोस्तों। और अमेरिका के जो मिलिट्री का स्पोक पर्सन है टिम हॉकिंस, उसने कहा कि जेड सुरक्षित लैंड कर लिया गया है और जांच चल रही है। उसने कहा कि ईरान ने जरूर हमारे ऊपर मिसाइल मारा है और F-35 को मिसाइल आकर लगा है, लेकिन ये क्रैश नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों ईरान ने दावा किया है कि क्रैश हो चुका है, लेकिन अमेरिका इस बात को तो मान ही रहा है कि आकर हिट हुआ है और हिट होना ही अपने आप में अमेरिका के दिलों में दहशत पहुंचाएगा। दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें जब F-35 को लगा इस तरीके का हिट तो इसके बाद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक बार फिर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। दोस्तों इस वीडियो में नेतन्याहू बोलता है कि दुनिया के देशों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो तेल की कीमतें बढ़ रही है वो केवल थोड़े समय के लिए उछाल है और ये नीचे आएगा ही आएगा। इसके बाद वो दावा करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग जल्दी खोलेंगे और हम तेल की कीमत को वापस से नीचे लेकर आएंगे। यानी दुनिया के कई सारे मुल्कों ने इजराइल के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि इजराइल इस तरीके के हमले को रोके, ताकि जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है इससे दुनिया भर के अंदर मासी हालात खराब होते चले जा रहे हैं। और इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि ज्यादा हालात खराब नहीं होंगे और जल्द ही तेल की कीमत
कीमतें नीचे जाएंगी। सवाल यह है दोस्तों कि इजराइल ने गलत जगह पंगा ले लिया है तो दुनिया भर के देशों से, मुल्कों से इसको दबाव मिल रहा है और नेतन्याहू अब कहता है कि मैं पहले इस बात पर, इस सवाल पर जवाब देना चाहता हूं जो फेक रिपोर्ट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को जबरदस्ती का ईरान से जुड़े युद्ध में घसीटा है। यानी अमेरिका नहीं चाहता था, इसके बावजूद इजराइल ने जबरदस्ती का अमेरिका को घसीट कर इस युद्ध में शामिल करवा दिया है। तो इस पर नेतन्याहू कहता है कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कोई बता सकता है कि कहां पर युद्ध करना है, कहां पर जंग करना है, कहां नहीं करना? बिल्कुल नहीं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी इजराइल के ऊपर आ रही है कि उसने जबरदस्ती अमेरिका को फंसा दिया है, तो अब इस पर कन्नी काटते हुए यानी पल्ला झाड़ते हुए नेतन्याहू ये बयान देता है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू का ये बयान उस समय में आ रहा है जब अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही है कि क्यों अमेरिका ईरान के साथ में जाकर जंग लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है। अमेरिका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब अमेरिका तक ईरान की मिसाइल्स नहीं पहुंच सकती तो फिर जबरदस्ती का जाकर पंगे क्यों ले रहा है अमेरिका? इसे अमेरिका की मासी हालत खराब होती जा रही है। इन बातों पर अमेरिका में ट्रंप के ऊपर दबाव बनता जा रहा है दोस्तों, और जब ये दबाव बन रहा है तो अब नेतन्याहू ने मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों नेतन्याहू कहता है कि ईसा मसीह को चंगेज खान पर कोई बढ़त हासिल नहीं है, क्योंकि अगर आप काफी मजबूत, काफी बेरहम और काफी ताकतवर है तो बुराई हमेशा अच्छाई के ऊपर जीत हासिल करेगी। यानी दोस्तों पूरी तरीके से अमेरिका के लोगों को ईसा मसीह का एग्जाम्पल देकर इनडायरेक्ट तरीके से बोलना चाहता है नेतन्याहू की ईरान के साथ लगातार जंग में लगे रहे अमेरिका, बेशक अमेरिका को नुकसान होते रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस तरीके के बयान पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सऊदी अरब ने 2 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। दोस्तों इस वीडियो में सऊदी अरब ने किस तरीके की धमकी दी है? अपडेट यह है कि ईरान से बार बार सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में हो रहे हमले, खासकर ड्रोन हमले को लेकर सऊदी अरब ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमको अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैदान में कूदना पड़ेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा था कि वो पूरी पावर रखते हैं इस बात की कि जब चाहे तब अटैक कर दे, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर कई तरीके के हमले हो चुके हैं और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों ऐसे में सऊदी अरब ने 2 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सऊदी अरब कई सारे लड़ाकू जहाज दिखा रहा है दोस्तों, और सऊदी अरब ने यहाँ तक कि समुद्री बेड़े भी दिखाए हैं और एक से एक खतरनाक समुद्री बेड़े और हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े ताकतवर जहाज दिखाए हैं दोस्तों। और ये साफ तौर पर एक मैसेज के तौर पर दिया जा रहा है खासकर ईरान को, क्योंकि ईरान सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के कई सारे फौजी ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिस बात को लेकर सऊदी इस बात से भड़का हुआ है कि आखिर सऊदी अरब के अंदर आकर अगर कोई दूसरा देश या मुल्क आकर हमला कर दे तो ये सऊदी अरब को कमजोर दिखाएगा। इसीलिए सऊदी अरब की ओर से वार्निंग को लेकर ये 2 मिनट 15 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या पूरे मामले पर सऊदी अरब अगर कूदा है तो अमेरिका का जो कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका चाहता ही है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आपस में ही सब लड़े और अमेरिका को लड़ाई करना भी ना पड़े, और जितने भी अलग अलग देश हैं उन सब की बर्बादी अगर होगी तो फिर फायदा अमेरिका का होगा। इसीलिए सारे देशों को, खासकर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुल्क हैं, उन सबको मिलकर आपस में बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी आपसी लड़ाई का फायदा कोई और तीसरा आकर ना ले जाए। आपस में मिलकर रहना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं आप सिलसिलेवार तरीके से एक एक सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जो देश से जुड़ी हुई है। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में देश के अंदर रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है दोस्तों, और ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया है। यानी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारत के 93 रुपए 30 पैसे के पास पहुंच चुका है, जो भारत के इतिहास में आज तक का सबसे हाई नंबर हो चुका है दोस्तों। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री रागिनी नायक ने कहा कि हे महामानव, आपने वो कर दिखाया जो आपसे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। रुपए को आपने 93 रुपए 30 पैसे तक पहुंचा दिया। आसार है कि अपने जुमला नॉमिक्स यानी जुमले वाली जो इकोनॉमिक्स होती है उसके आधार पर आप 100 के पार करवा देंगे, जल्द पहुंचा देंगे। आपकी जय जयकार है। ऐसी फजीहत पर आपका महिमा मंडन करने वाला गोदी मीडिया जय जयकार लगा रहा है और जय जयकार चलती रहेगी। इसी तरीके से देश का रुपया गिरता चला जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि देश का रुपया बीजेपी की सरकार में लगातार बर्बाद होता चला जा रहा है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और देश का रुपया तो एक तरफ, अब देश में जो लोग पैसा लगाते हैं दोस्तों, उनके पैसे भी एक दो नहीं बल्कि 12 लाख करोड़ डूब गए हैं। अब जो अपडेट आई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि एक दिन के अंदर भारत के मार्केट से 12 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। यानी 12 लाख करोड़ का लोगों को नुकसान हो गया। भारत की जनता पैसा लगाती है, उनको लगता है कि कुछ पैसा मार्केट से रिटर्न आएगा, निकल कर आएगा, लेकिन पता चलता है कि 12 लाख करोड़ रुपए उनके डूब गए। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, इस पर कोई चर्चा करने तक को तैयार नहीं है, जो कहीं ना कहीं शर्मनाक मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें
असम को लेकर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों असम कांग्रेस ने एक बड़ी जानकारी दी है। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए राइजर दल को 13 सीटें दी है दोस्तों, और मरियानी विधानसभा सीट से राइजर दल की ज्ञानश्री बोरा प्रत्याशी होंगी, और वहीं पर प्रतीक बोर्दो लोई की जगह पर मार्गरीटा से राइजर दल के राहुल क्षेत्री को मैदान में उतारा जा रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी ने अखिल गोगोई की पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया है। दोस्तों इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट आती है, जहां पर नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से एफटीन फाइल की याद करवाई। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट कहती है कि एफटीन का दोस्त हरदीप पुरी आपकी कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में क्या कर रहा है, सवाल का जवाब दो। दूसरा ये कि आप एफटीन की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों मिले, इजराइल क्यों गए थे, आप इसका जवाब दो। आपने अमेरिका के आगे झुककर भारत के किसानों के हक का सौदा क्यों किया, इसका जवाब दो। आपने अमेरिका के सामने सरेंडर करके ट्रेड डील क्यों साइन की, इसका जवाब दो। आपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने गिरवी क्यों रख दी, इसका जवाब दो। खाड़ी देश के युद्ध शुरू होने से पहले आप इजराइल में क्या करने गए थे, एलपीजी की किल्लत और इसे हुई मौत के मामले पर आपने चुप्पी क्यों साध कर रखी हुई है। हमारे पुराने मित्र से संबंध इतने खट्टे कैसे हो गए, ईरान के साथ में संबंध ऐसे खट्टे कैसे हो गए, और अभी तक हमारे 2 शिप भी नहीं निकल पाए। ऐसे रिश्ते आप लोगों ने क्यों बनवा दिए, और हिंदुस्तान का रुपया पतला होता चला जा रहा है। क्या शतक लगाएगा, जब चीन का टैंकर गुजर जा रहा है तो भारत का टैंकर क्यों नहीं निकल पा रहा। चीन का टैंक जब हमारे सामने खड़ा था तो बीजेपी की सरकार के लोगों ने जिम्मेदारी लेने से क्यों पल्ला झाड़ा। यानी एमएम नरवणे की किताब में जो बात लिखी है उसका जिक्र किया गया है। संसद में विपक्ष को बार बार बोलने से क्यों रोका जाता है, और अमेरिका के पास आपका ऐसा कौन सा राज है कि आप उसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के चेयरपर्सन सुप्रिया शिनेट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीखे सवाल दागे गए हैं दोस्तों, जिसमें से किसी एक का जवाब भी बीजेपी ने अब तक नहीं दिया है। वहीं पर ईद के मौके पर उत्तम नगर के अंदर दंगे भड़काने की एक बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। राहुल गांधी ने इसी बात का जिक्र करते हुए उत्तम नगर के मामले पर दिल्ली और आम जनता से अपील की है कि वो मिलजुल कर भाईचारे के साथ में रहे। जब भाईचारे के साथ में देश में रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश हिंदू मुसलमान में ये लोग देश को उलझाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो। बीजेपी और उसका पूरा इकोसिस्टम हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है और वो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ जाए, ताकि लोग इनसे ये सवाल ना पूछे कि आखिर प्रधानमंत्री ने रक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले क्यों कर दिया, क्या मजबूरी थी। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में उन्माद जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से राहुल गांधी अनुरोध करते हुए कहते हैं कि किसी बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। देश की शक्ति एकता में है, भाईचारे में है, मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। यानी राहुल गांधी ने उत्तम नगर के मामले को लेकर साफ तौर पर आम जनता से अपील की है कि वो मिलकर रहे। जिन लोगों को हिंसा भड़कानी है, बवाल करना है, वे लोग कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश को इस बार हमको मिलकर फेल करना है। सबको पता है दोस्तों कि उत्तम नगर के अंदर माहौल कितना खराब किया जा रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए मामले को तनावपूर्ण बनाया जा रहा है, और ईद के मौके पर दंगे फसाद करने की भी एक कोशिश की जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर दिल्ली पुलिस को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बार बार धमकियां सोशल मीडिया से आ रही है और दिल्ली पुलिस को एक्टिव होकर काम करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। तो राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी वालों को क्या बंगाल के अंदर किसी जगह का नाम क्या है ये भी नहीं पता है। अपडेट ये है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर फटकार लगाई है और बंगाल का अपमान बता दिया। अपडेट ये है कि बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी किया था। इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के 2 जगह के नाम गलत लिखे थे दोस्तों। टॉलीगंज बीजेपी ने लिखा हुआ था, जबकि असली नाम टॉली ग्वांजी है, और इसी तरीके से बीजेपी ने बैलीगंज लिखा हुआ था दोस्तों, जबकि बैली ग्वांजी है। और इन जगह के नाम बंगाली भाषा के शब्दों के आधार पर लिखे गए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने आप को बंगाली पार्टी बताने की कोशिश करती है, यानी दावा करती है कि वो बंगाल की लोकल पार्टी है, उसके लोकल नेता है। पिछली बार जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात की पार्टी बताया गया तो बीजेपी वाले माथा पीटते हुए बोल रहे थे कि नहीं, हम तो बंगाल की पार्टी है, बंगाल के हितों की बात करेंगे, बंगाल के लैंग्वेज की रक्षा करेंगे, भाषा की रक्षा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबको पता है कि बीजेपी वालों को बंगला भाषा के शब्द तक नहीं आते, और इसीलिए सोचिए इनका कैंडिडेट, इनका उम्मीदवार मैदान में उतर रहा है और ये टॉलीगंज नहीं लिख पा रहे हैं, यानी टॉलीगंज लिख रहे हैं, जबकि वो टॉली ग्वांजी है। और ऐसे ही बैलीगंज लिख रहे हैं, बैली ग्वांजी है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। अपडेट यह है कि ट्रंप की अपील के बाद अब यूरोप के कई देशों ने, जापान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में एक प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। ईरान से तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। कई सारे देश हैं जिसमें यूके है, फ्रांस है और जापान है। उसने कहा कि हमारे ज्यादातर जो गैस और तेल आते हैं वो इन क्षेत्रों से आते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कोई दिक्कत ना हो। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा होनी चाहिए और यहां से आने जाने वाले टैंकरों पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। और ईरान से रिक्वेस्ट की गई है कि वो किसी भी तरीके से यहां डिस्टर्बेंस ना करे, यानी लोगों को परेशान ना करे। अब हो ये रहा है दोस्तों की पूरे दुनिया के ज्यादातर जो गैस और तेल है वो यहीं से गुजरते हैं, और इसीलिए ईरान दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ईरान को लेकर अलग अलग मुल्कों के द्वारा अलग अलग तरीके से जवाब आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ईरान को दुनिया भर के अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने को लेकर अब जबरदस्त तरीके का बवाल जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का जो 40% तेल था वो कतर से आता था और कतर के एक बड़े रिफाइनरी पर अटैक हुआ था। ईरान ने अटैक किया था, जिसके बाद से भारत के तेल को लेकर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिर भारत का जो तेल आता है, एलपीजी आता है यानी गैस आता है और तेल आता है, ये कैसे आएगा। इस पूरे मामले पर दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत का जो गैस है वो ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि तेल तो रूस से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन एलपीजी कैसे आएगा ये एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस मामले को लेकर जब सवाल बीजेपी सरकार से पूछा गया तो विदेश मामले के मीडिया प्रभारी रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि एलपीजी अगर हमको रूस से खरीदना पड़ेगा तो हम रूस से खरीदेंगे। रूस से खरीदने को लेकर चर्चा भी चल रही है, यानी उनका दावा है कि रूस से भी हम एलपीजी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर रूस से एलपीजी खरीदेंगे दोस्तों तो दूर से आएगा, तो इसका मतलब और ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, और दाम बढ़ने के कारण देश के अंदर एलपीजी के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार सब्सिडी तो देगी नहीं। ऐसे में जितना सस्ता तेल भारत को कतर से मिल रहा था उतना सस्ता तो रूस से नहीं मिलेगा, और एलपीजी लाना इतने दूरी से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखना यह है कि बीजेपी सरकार देश के अंदर जिस तरीके के हालात है, किल्लत है गैस को लेकर, क्या उस मामले पर तेजी से काम करना चाहती है या फिर केवल बयानबाजी चल रहा है कि हम सोच रहे हैं कि वहां से खरीदेंगे, यहां से खरीदेंगे। अगर खरीदना है तो जल्दी से जल्दी खरीदे दोस्तों, क्योंकि देश के अंदर एलपीजी को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं हैं और कई जगह पर देखा भी जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है, तो फिर जल्दी से जल्दी आम जनता तक फायदा पहुंचाना पड़ेगा। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोबारा से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी के बागी और बीजेपी के कई सारे नेताओं को शामिल कराया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के लगभग 5 ऐसे बागी विधायक थे जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डाला था, और अब उन सब लोगों को मंत्री बनाने का टाइम आ चुका है। ये अपडेट आ रही है, कई नामों पर चर्चा है दोस्तों। आकाश सक्सेना का नाम आगे चल रहा है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम आगे चल रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे राज्यसभा चुनाव के दौरान, उनका नाम आगे चल रहा है मंत्री बनाने को लेकर। पूजा पाल का नाम आगे चल रहा है। ऐसे ही कई सारे और भी नाम है जिनको आगे करके मंत्री बनाया जा सकता है। और आप लोग जानते हैं कि अब क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने वाले और टाइम नजदीक आ चुका है, तो ये मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं, केवल और केवल सामाजिक समीकरण यानी जो सोशल इक्वेशन है दोस्तों उसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो पीडीए का अलायंस बनाया हुआ है, उस कारण बीजेपी के लोग 2024 में बुरी तरीके से हार झेल चुके हैं, और उनको पता है कि ये पीडीए इक्वेशन बीजेपी को पूरी तरीके से ले डूबेगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों पिछड़े समाज के ज्यादातर लोगों को मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है, ताकि पिछड़े समाज के लोगों के बीच में मैसेज भेजा जाए कि बीजेपी उनके बारे में सोचती है। हालांकि पिछड़े समाज के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, और केवल अब खाना पूर्ति करने के लिए कुछ चेहरे आगे कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गुड़ी पड़वा के मामले पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे राज ठाकरे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की विदेश नीति को लेकर एक बड़ी बात कही है दोस्तों। उन्होंने इस जंग को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो पिछले कई सालों से भारत के साथ देते आ रहे हैं, यानी ईरान का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि ईरान का समर्थन हम लोगों को करना चाहिए। ईरान भारत को कई सालों से सपोर्ट कर रहा है, उन पर इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं जिसका भारत को साथ देना चाहिए। उन्होंने ईरान की तारीफ की है कि ईरान इस पूरे जंग में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं के नेता राज ठाकरे, लेकिन एकदम सही बात बोल रहे हैं। उनको पता है कि भारत और ईरान को हमेशा साथ में रहना है, इसी तरीके से एक दूसरे के नजदीक रहना है, यानी भारत और फिर पाकिस्तान फिर ईरान है, यानी भारत का एक तरीके से इनडायरेक्ट पड़ोसी है ईरान। तो ईरान से भारत कभी दूर जा नहीं सकता, हमेशा भारत और ईरान को एक साथ रहना है। तो हमेशा भारत और ईरान के अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो ये करना भी जरूरी होगा, और इसीलिए ईरान के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार की पॉलिसी एकदम कंफ्यूजन वाली है दोस्तों, यानी एकदम कंफ्यूज हो चुके, कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, किस तरीके की विदेश नीति अपनानी है, क्या अमेरिका के साथ दिखना है या ईरान के साथ दिखना है या फिर बीच रास्ते में चलना है। दोनों तरीके से भारत को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत को भाव नहीं दे रहा। अमेरिका के साथ में भारत को अमेरिका की तरफ झुका हुआ डील करना पड़ रहा है, और ईरान भी इस बात से नाराज है कि अली खामनेई जी के मौत के मामले को लेकर भारत सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया, और नाम लेकर बयान जारी नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया और इस बात का जिक्र नहीं किया कि अली खामनेई के मौत को लेकर श्रद्धांजलि देते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ईरान भी भारत को लेकर गुस्से में है कि भारत खुलकर उस तरीके सपोर्ट नहीं कर रहा जिसकी उम्मीद ईरान कर रहा था, क्योंकि भारत ने कई हजार करोड़ रुपए ईरान के बंदरगाह जिसे छाबहार पोर्ट कहा जाता है वहां पर लगा रखे हैं। तो भारत का पैसा भी ईरान में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारत केवल मुंह से सपोर्ट करे ईरान को, इसलिए भी सपोर्ट करे क्योंकि भारत का पैसा ईरान में लगा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि राज ठाकरे ने एकदम सही बात कही है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों देश में जिस तरीके का सांप्रदायिक माहौल चल रहा है और जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही है दोस्तों, इस बीच मुरादाबाद से एक अच्छी खबर सामने आती है। नगर में हेलीकॉप्टर से आसमान से फूलों बारिश करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। 21 मार्च को मुस्लिम समाज पर पुष्पों की बारिश की जाएगी, यानी कल ईद के मौके पर फूल बरसाए जाएंगे मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर। और ये फैसला समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय सचिव राहुल सिंह ने लिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर फूल की बारिश करेंगे और काली मंदिर में देवी भक्तों के ऊपर भी पुष्प की बारिश करेंगे। ईद और नवरात्रि के अवसर पर लोगों को हम लोग सम्मानित
सम्मानित करेंगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, बारिश करेंगे, ताकि लोगों का सम्मान दिखाने का ये तरीका इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही बात है, देश में सभी को साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तभी देश तेजी से तरक्की करेगा दोस्तों। और भारत एक गुलदस्ते की तरह है, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने असम को लेकर अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। 22 और उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम कांग्रेस पार्टी ने ऐड कर दी है, जिसमें पार्टी ने कोकराझार से मन्नी के चंद ब्रह्मा को मैदान में उतारा है, धुबरी से बेबी बेगम को चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसे ही जालेश्वर से आफ्ताब उद्दीन मौला चुनाव लड़ेंगे। यानी कई सारे मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी ने 22 में से तकरीबन 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर एक मैसेज भेजा है कि सब चुनाव लड़े और असम के अंदर जीत हासिल करे, असम की आम जनता के समर्थन में काम करे। अगर आप भी मानते हैं कि सभी को पूरा तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी संख्या में कांग्रेस ने टिकट दिया है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से एक बयान जारी किया गया है। ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को लेकर कई बातें कही है। खासकर दोस्तों जो एक के बाद एक अधिकारियों को यहां से वहां ट्रांसफर किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह करने का एक पूरा अभियान चल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की छवि खराब हो रही है। तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी हदें पार कर दी है, ना निष्पक्षता ना संवैधानिक मर्यादा, सारी लिमिट ये लोग पार कर चुके हैं। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जो बताएगा। लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर किया दोस्तों।